एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं संजय ढांडा एक नई वीडियो के साथ, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए नहीं, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इस चैप्टर से, इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा जो टॉपिक का नाम है आज का, अर्थक्वेक मीन्स भूकंप। भूकंप कब आता है, कैसे आता है, और इसकी जो स्टडी हम करते हैं उसको क्या कहते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, इन सब बातों को लेकर के हम इसमें डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ कि भूकंप क्या है। भूकंप मतलब भू मीन्स धरती, कंप मीन्स कांपना, धरती का कांपना ही भूकंप है ना, यानी कि वाइब्रेट होना अर्थ का। कैसे होता है? बहुत सारे इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, ओके, जो कारण मैं आगे बताऊंगा। उन्हीं सब बातों पे ये निर्भर करेगा कि भी कौन कौन से इसके मेजर फैक्टर हैं जो कि भूकंप के लिए या अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी अब मैं एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे हम मान लेते हैं कि किसी टेबल के ऊपर बैठे हैं और किसी सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो अचानक से कोई जानवर, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, या कोई और दूसरा जानवर भी हो सकता है, वो आपकी टेबल को टच करता है, और जिसके कारण क्या होती है, टेबल आपकी हिलती है। जब टेबल आपकी हिलती है तो आप बड़ी बौखलाहट के साथ में देखते हैं कि भाई क्या हुआ, टेबल हिली, यानी गिरने का एक तरीके से मन में ऐसा अंदेशा आता है कि अचानक से ऐसा कैसे हुआ। तो ये जो चीज़ है ना, यानी कि वाइब्रेशन हुई उस टेबल में, हुई ना, यही किसके कारण हुई? उस जानवर के कारण हुई, यानी कि कंपन आई उसमें। यही कारण है धरती का कांपना भी। बहुत सारे आंतरिक बल होते हैं जिसके कारण धरती में कंपन होती है और बहुत सारा नुकसान होता है। कह सकते हैं कि लाइफ लॉसेज है, प्रॉपर्टी लॉसेज है, और भी दूसरे बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। बिना देर किए शुरू करते हैं। और भाई रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अच्छी अच्छी वीडियो डालूं, एनर्जी के साथ काम करूं, आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए करिए प्लीज़। अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप को जानने के लिए मैं यहाँ पर एक तरीके से, जहाँ भूकंप सबसे पहले जनरेट होता है, इसके बाद ये बाहर की ओर या आगे फैलने का काम करता है, बढ़ने का काम करता है, इसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलेंगे इसको? फोकस। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मूल केंद्र भी हम इसको बोलते हैं, मूल केंद्र, यानी कि ये हमारा मेन सेंटर है। अब क्या करेंगे, ये आगे कैसे बढ़ेगा? ये आगे बढ़ेगा आपका बिल्कुल राइट 90 डिग्री पे। बिल्कुल राइट कितने पे है? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे ये यहाँ पर आएगा, अर्थ सरफेस के ऊपर कहो, या फिर जो भी इसका आगे जाने का जो एक प्लेस माना गया, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम एपी सेंटर। क्या बोलेंगे? एपी सेंटर, यानी कि इसको बोलेंगे भूकंप अधिकेंद्र, ये बोलते हैं हम इसको। बोला जाता है कि भी इसका एपिक सेंटर कहाँ था, कौन सा है, उसके बाद पता करते हैं कि भी कैसे कैसे भूकंप आया होगा, क्या यहाँ पर फिनोमिना जनरेट हुआ होगा। इसको क्या बोलेंगे हम? भूकंप अधिकेंद्र। अधिकेंद्र, ये है भूकंप अधिकेंद्र। अब हम बात करेंगे कि जो भूकंप आता है, इसके लिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि भी इसके जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तरीके से, या कह सकते हैं भी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिसके आते हैं। जैसे कि एक तो होता है नेचुरल, और दूसरा क्या होता है? मैन मेड, यानी कि आदमी के द्वारा जो की हुई घटनाएं या जो कोई भी एक्टिविटी की गई है जिसके कारण कोई कंपन महसूस होती है, कोई नुकसान हो सकता है, वो मैन मेड कहलाता है। और नेचुरल क्या होता है? जो कि बहुत ही, हम कह सकते हैं लाइक एज आप कह सकते हो कि वोल्केनो आ गया, सुनामी आ गई, इस तरीके की जो भी एक तरीके से डिजास्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अर्थक्वेक के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल अर्थक्वेक, या बोलेंगे नेचुरल, क्योंकि अर्थक्वेक क्या है? इज ए नेचुरल डिजास्टर है भाई, लेकिन इसमें मैन मेड का भी काफ़ी रोल है। जैसे कि बहुत बार देखा गया है, चेकअप एट एटोम बॉम्ब, हम कह सकते हैं
एटॉम बॉम्ब, यानी जब हम कभी लाइक एज इंडिया की बात करें तो पोखरण के अंदर जैसे भी परमाणु परीक्षण होते हैं, है ना, इसी तरीके से कोई भी कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में एटॉम बॉम्ब का जब हम चेक करते हैं तो एक तरीके से बड़ा धमाका होता है, बहुत कंपन उसके कारण से वाइब्रेशन आती है। कई बार पहाड़ जब टूटता है, यानी कि माइनिंग जब होती है पहाड़ के अंदर, ब्लास्ट होता है, उसके कारण भी आसपास के एरिया में जो भी मकान या जो भी कोई भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी किसी भी टाइप का मकान स्ट्रक्चर जो भी होगा उसमें क्या आएगा, उसके अंदर भी कंपन आएगा। और कई बार तो ये भी देखने में आता है कि वहाँ पर क्या आ जाती हैं, दरारें आ जाती हैं इस तरीके से मकानों के अंदर, और वो लास्ट में गिर भी जाती हैं, बहुत सारा नुकसान वहाँ पर हो जाता है। इसके बाद हम कह सकते हैं जैसे मैरीन ये आपका है, हम कह सकते हैं कि भी जो समुद्र के अंदर है, एक तरीके से समुद्र के अंदर क्या होता है, जो मरीन बोलेंगे ना उसको, सबमरीन जैसे एक तरीके से हम बोलेंगे सबमरीन, इसको भी हम क्या बोलेंगे भाई, न्यूक्लियर टेस्ट जब करते हैं समुद्र के अंदर, किसके जरिए, सबमरीन के जरिए, है ना, क्या करते हैं हम वहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट जो कोई करते हैं उसके कारण भी क्या होता है, ये आपका कंपन पैदा होती है, जिसके कारण क्या होगा, पानी क्या होगा, ऊपर और नीचे यानी फैलेगा, लहरें जाएंगी और काफ़ी वो स्पीड के साथ भी जा सकती हैं। लाइक ऐसे हम कह सकते हैं कि 2004 में इंडिया के अंदर, इंडियन ओशियन के अंदर यानी हिंद महासागर में क्या आई थी, सुनामी आई थी। और सुनामी क्या होती है, लहरें ही तो होते हैं। सुनामी क्या है, सुनामी इज ए, आप कह सकते हैं जापानी वर्ड है, जापान का एक शब्द है, और टी उसके अंदर क्या रहता है, साइलेंट रहता है। वैसे तो सुनामी बोलते हैं, तसुनामी, लेकिन हम क्या होता है एक्चुअल में, सुनामी लहरें ही होते हैं, यानी समुद्र की लहरें जब कोस्टल एरिया के पास में जाती हैं, टकराती हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, आपका सुनामी बोलेंगे। तो ये जो वाला जो चैप्टर था यानी नेचुरल और मैन मेड, ये यहाँ पर मेरे बताने का मतलब था। अब मैं बात करूँगा कि भाई कौन कौन सी वेव्स जो आती हैं धरातल पर और किस किस फॉर्म में आती हैं, कौन सी नुकसानदायक होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि है ना, वेव्स की बात करूँगा मैं, कौन सी तरंगे हैं भूकंप की, यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो है पी वेव्स और सेकेंड वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स बोलेंगे, और तीसरी कौन है, लॉन्ग वेव्स यानी PS और L, है ना, सीक्वेंस है। पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, क्या है ये, प्राइमरी, है ना, और ये क्या है, सेकेंडरी, और ये क्या है, लॉन्ग पीरियड वेव्स यानी लंबे समय तक, है ना। अब यहाँ पर इसमें और क्या खास बात होगी भाई, पी वेव्स में और क्या क्या खास बात आएंगी, पी वेव्स प्राइमरी वेव्स हो गया, है ना, और ये इसमें खास बात होगी कि भी ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस इन तीनों से ही क्या कर सकती हैं, क्रॉस करके ऊपर तक आ सकती हैं। यानी कि ये लिक्विड फॉर्म आ जाए, सॉलिड आ जाए, या कोई भी गैसीय पार्टिकल्स आ जाए, उन तीनों को क्रॉस करके आसानी से ऊपर तक आ सकते हैं और अपना एक रूप दिखा सकते हैं। पी वेव्स बोला गया इसको, सबसे पहले आती हैं, और ये कह सकते हैं कि ये गई भाई पी वेव्स, है ना, ये कौन सी है, पी वेव्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, यानी इसकी जो स्पीड होगी वो 8 किलोमीटर, है ना, पर आवर के हिसाब से, या सॉरी यहाँ पर 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर जो है ना इसकी क्या रहेगी, स्पीड रहेगी। अब हम बात करूंगा, यहाँ पर मैंने बता दिया भी सॉलिड, लिक्विड और गैस में से ये गुजर सकती है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी वेव्स की। सेकेंडरी वेव्स है ना, लेकिन ये क्या होगी, सेकेंडरी वेव्स ओनली किससे, सॉलिड से ही गुजर सकती है। किससे गुजर सकती है भाई, सॉलिड से ही गुजर सकती है, यानी ये लिक्विड से नहीं जाएगी, लिक्विड को क्रॉस नहीं कर पाएगी, है ना। अब हम बात करेंगे इसकी और कोई खास बात, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है भाई, 4 से 6, है ना, 4 to 6 किलोमीटर ये इसकी स्पीड रहेगी,
है ना। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर एल वेव्स की, यानी कि लॉन्ग वेव्स। लॉन्ग वेव्स की मैं बात करूँगा। लॉन्ग वेव्स में क्या है कि एक तरीके से हम कहते हैं कि लॉन्ग पीरियड, मैंने बताया था लॉन्ग पीरियड जो एक तरीके से वेव्स हैं, इसको हम सरफेस वेव्स भी बोलते हैं। सरफेस वेव्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये धरातल पर चलती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या है कि ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक साबित होती है ना, क्योंकि सरफेस पे चलेगी और हम कहाँ रहते हैं? सरफेस के ऊपर रहते हैं। तो इसलिए ये जो वेव्स हैं ये काफ़ी नुकसानदायक साबित होगी। और इसके बाद में क्या होगी? स्पीड कैसी? इसकी स्पीड तो स्लो है। क्या है भाई? स्लो, वेरी स्लो, बहुत धीमी है इनके कंपैरिजन में, है ना। इसके बाद करेंगे बट वेरी डिस्ट्रक्टिव और हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, है ना, कह सकते हैं हम। अब ये जो स्ट्रक्चर था समझ में आ गया होगा भाई। पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स, है ना। प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लॉन्ग पीरियड वेव्स या फिर सरफेस वेव्स ही हम इसको कहते हैं। इसके बाद ये जो पी वेव्स है ये किस किस से गुजर सकती है? प्रश्न बनते हैं यहीं से, है ना। तो पी वेव्स या सबसे पहली एपिक सेंटर तक आने वाली जो वेव्स है वो कौन सी है? एपी सेंटर तक आने वाली सबसे जो पहली वेव्स है वो कौन है? पी वेव्स है ना। तो ये किस किस को क्रॉस कर सकती है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही फॉर्म से ये गुजर सकती है ना। स्पीड कितनी है भाई? 8 किलोमीटर है। सेकेंडरी वेव्स में क्या है? सॉलिड से ही गुजरेगी, लिक्विड से ये नहीं जा सकती, क्रॉस नहीं कर पाएगी। स्पीड इसकी है 4 से 6 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे लॉन्ग पीरियड वेव्स की। उसको बता ही दिया मैंने कि सरफेस वेव्स बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव या विनाशकारी या हार्मफुल आप बोल सकते हो। ये इसकी स्पीड कितनी है? कम होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि भी जो आपका एक मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो अर्थक्वेक है ना, इसके जो स्टडी करते हैं हम, इसकी जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? सिस्मोलॉजी। ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि भूकंप का अध्ययन किस विज्ञान के अंदर किया गया है? तो वो इसके अंदर किया गया है, सिस्मोलॉजी के अंदर। ओके। अब हम बात करेंगे कि जो भूकंप का जो मापन करते हैं, मेजर किस में करते हैं? वो करते हैं हम सिस्मोग्राफ। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होती है सिस्मोलॉजी और सिस्मोग्राफ में। बहुत बार पूछेंगे, कई बार जानते हैं, दोनों का अर्थ जानते हैं लेकिन उल्टा जानते हैं। कई बार पूछेंगे इसका और बताएगा वो ये, तो वहाँ पर गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान से देखिए, स्टडी करते हैं अर्थक्वेक की तो हम बात करेंगे सिस्मोलॉजी की। जब हम मापन की बात करेंगे कि भी कैसे किस तरीके से ग्राफ होता है लगा हुआ ऐसे, है ना, ये ग्राफ है और एक तरीके से ये क्या करता है? लाइनिंग को टच करता हुआ इस तरीके से उसके ऊपर वो कर देगा, निशान अपने छोड़ देगा, जिससे हम फिर बाद में जो वो जियोलॉजिस्ट हैं, वो जानकार जो होते हैं, वो इसको वेरी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो किस में करते हैं भाई? सिस्मोग्राफ होता है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि भी स्केल कौन कौन सी हैं? स्केल की बात करेंगे, किस किस स्केल पे इसको वेरी किया जाता है, मेजर किया जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्केल, है ना। कौन कौन सी है भाई? एक तो है आपकी रिएक्टर स्केल है, रिएक्टर स्केल, और दूसरी कौन सी है? रोसीफेरल, रोसीफेरल स्केल। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो मैंने बताई है, स्टडी करते हैं किसमें? सिस्मोलॉजी में। किसकी? अर्थक्वेक की, है ना। और जो सिस्मोग्राफ होता है वो क्या काम करता है भाई? इसके मापन का काम करता है। और क्या करते हैं? स्केल जो है वो रिक्टर स्केल है और आपकी रोसी स्केल है। अब यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर मैं बताऊंगा जो यहाँ पर छूट गई थी कि पी वेव्स और एस वेव्स वो क्या करती हैं? वो पुश करते हुए आगे बढ़ती हैं। जब वो फॉरवर्ड होती हैं तो क्या करेंगी? पुश करते हुए आगे बढ़ेंगी। लेकिन जैसे जो लॉन्ग वेव्स है ना, वो क्या करेगी आपकी? वो ऐसे चलेगी जिग जैग होते हुए। क्या बोलेंगे इसको? जिग जैग।
जिग जैग, है ना, जिग जैग करते हुए जाएगी। कौन सी वेव्स? लॉन्ग वेव्स। पी और एस कैसे जाती हैं? पुश करते हुए आगे बढ़ती हैं। अब इसको मैं साफ कर देता हूं भाई, स्क्रीनशॉट इसमें लेने की वाली कोई बात नहीं है, फिर भी आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, है ना। बाकी मैं इसको इरेज करूंगा। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि भी जैसे ये आता कैसे है। भूकंप से जानने से पहले ना हमने एक चैप्टर और पढ़ना जरूरी होता है कि जो प्लेटों का मूवमेंट होता है, प्लेटें कौन कौन सी हैं, क्या क्या काम करती हैं और किस किस के इधर उधर मूवमेंट करने से कौन कौन सी वहाँ पर जो कंडीशंस बनती हैं, उन चीज़ों के बारे में हमने स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ यहाँ पर लिख दूंगा, अभी बताता हूँ आपको। सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं वर्ल्ड के अंदर, है ना, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर जो भूकंप आते हैं वो कहाँ आते हैं सबसे पहले? तो ये वाला जो आपका है एक तरीके से पूरे वर्ल्ड को, जो अर्थक्वेक के हिसाब से पूरे वर्ल्ड को 3 जोन में बांटा गया है, 3 जोन में डिवाइड किया गया है अर्थक्वेक के हिसाब से पूरे वर्ल्ड को। अगर हम बात करें नंबर 1 पे कौन है भाई? पैसिफिक ओशियन बेल्ट, प्रशांत महासागरीय पेटी। यहां पर कितने परसेंटेज आते हैं? 63% अकेले इस बेल्ट में आते हैं। देश कौन कौन से हैं? जैसे आपका चिली है, अलास्का है, न्यूजीलैंड है और जापान। जापान को तो फायर रिंग के ही नाम से जानते हैं, सभी को पता है ना। तो ये हमारा पैसिफिक ओशियन बेल्ट है। 63% यहाँ पर भूकंप आते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा भाई? इसमें आएंगे आपका मिड आप कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल बेल्ट। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे कंट्री या कॉन्टिनेंट की बात आ गई यहाँ पर, तो कॉन्टिनेंट आएंगे। एक तो आएगा आपका यूरोप और दूसरा कौन है भाई? एशिया। हमारा भारत भी इसी के अंदर आता है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये आपका पैसिफिक मैंने बताया था पहले नंबर पे था, 63% था। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, यूरोप और एशिया इसके अंदर आएंगे। कितना आता है इसके अंदर? तो यह आएगा आपका 21%, यानी 21% जो है ना वो आपका इसके अंदर आएगा। अब हम बात करेंगे जो तीसरी जो बेल्ट बच गई आपकी, वो कौन सी है? ये आपकी है मिड, आपकी आएगी ये अटलांटिक जो ओशियन है आपका, मिड अटलांटिक बेल्ट बोलूंगा मैं इसको, मिड अटलांटिक बेल्ट, है ना। इसके अंदर कितने हैं भाई? इसके अंदर यानी 15 से 16 हम मान लेते हैं, 15 से 16 टोटल देख लेना भाई, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली है 16 के आसपास में यहाँ पर भूकंप आते हैं। 3 जोन हैं वर्ल्ड के अंदर, बांटा गया है उनको। पहली कौन है? प्रशांत महासागरीय बेल्ट है। कितने हैं? 63% भूकंप इस जोन में आते हैं, जिसमें कौन कौन से देश मैंने बताए थे? चिली है, अलास्का है, न्यूजीलैंड है और जापान, है ना, और भी बहुत सारे देश हैं। दूसरा कौन है? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, इसमें यूरोपियन कंट्री आएंगे और कौन आएगा? एशिया की कंट्री आएंगे। अब अगला जो लास्ट रहेगा हमारा मिड अटलांटिक बेल्ट, इसके अंदर कितने हैं भाई? 16% भूकंप इस जोन के अंदर आते हैं। अब एक चीज और यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, तो भूकंप जापान में क्यों आते हैं सबसे ज्यादा, ये वाली चीज जाननी जरूरी है। हमें ये तो देख लिया, सब बता भी देते हैं कि भाई जापान के अंदर भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं, या प्रशांत महासागरीय जो बेल्ट है उसमें भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं। तो क्यों आते हैं ऐसे? तो यहाँ पर एक जो चीज़ है वो क्या होगी, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे ये एक तरीके से जापान है, ये मान लेता हूँ मैं जापान, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए। एक तरफ ये वाली है, एक तरफ ये प्लेट है। अब इस प्लेट का नाम क्या है भाई? इसका तो है एशियन प्लेट। क्या नाम है? एशियाई प्लेट बोलेंगे, और इसको बोलेंगे पैसिफिक प्लेट, है ना। तो जब ये क्या करती हैं, ये ऊपर की तरफ जाएगी, ये नीचे की तरफ आएगी। जब यूं आपस में जब आएंगी, कोई भी चीज़ है भाई, यहाँ रखी हुई है, बिल्कुल इसके ऊपर रखी हुई कोई चीज़ है, ऐसे रखी हुई है, यहाँ पर जब मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये हिलेगा ना, और वो क्या होगी चीज़,
नीचे भी गिर सकती है या दाएं बाएं भी हो सकती है, टूट सकती है। तो इसी वजह से ये वाली जो प्लेट यहाँ पर इस तरीके से जाते हैं तो जापान के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और हमारे हिमालय रीजन में भी इंडिया में ऐसा होता है, उत्तराखंड है, बिहार है, या वो जो ऊपरी जो इलाका है वहाँ पर ऐसे कई बार देखने में मूवमेंट मिलते हैं, है ना। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना भाई। एशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, है ना, जब ये क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं, चलती हैं, तो क्या होगा, भूकंप आते हैं। और इनको क्या बोलेंगे हम, एक तरीके से रूपांतरित बोलते हैं हिंदी में, इनको क्या बोलेंगे, रूपांतरित, यानी कि ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफॉर्मेबल होती हैं। रूपांतरित जो आपकी जो वो होती हैं, इनके कारण क्या आएगा, भूकंप आता है, भूकंप आता है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जाननी जरूरी होती है। एक खास बात और होती है कि जब भूकंप आता है तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर रेडोन, RN के नाम से इसको सिंबल बोलते हैं, रेडोन गैस, क्या होती है ये, रेडोन गैस, ये क्या करती है, इसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है भाई, रैपिडली बढ़ जाती है अचानक से। ये भी एक तरीके से अनुमान का हमारा बन सकता है कारक, है ना। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि रेडोन जो गैस है वो काफ़ी रैपिडली क्या करती है, इंक्रीज होती है, किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, है ना। तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि ये चैप्टर इतना मुश्किल होगा। बहुत ही इजी चैप्टर था, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।